Yes, today we are going to talk about John Donne's poem The Sun Rising. ठीक है, जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स उनका कलेक्शन था उसका एक पार्ट है। तो हम ऑथर के बारे में देखते हैं कि किसने लिखा है। तो जॉन डन ने, टाइम 52 से 1631। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि जॉन डन कौन से जॉनर से बिलोंग करते थे। तो मेटाफिजिकल पोएट्स से ये रिलेटेड थे। मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में हमने बात की है, आगे भी आपको उसकी विशेषताएं देखने मिलेंगी। डन इज कंसिडर्ड द फाउंडर एंड प्रोमिनेंट फिगर ऑफ दिस स्कूल। ये स्कूल का मतलब अपन जो बैग लेके स्कूल जाते हैं वो नहीं है, ठीक है। स्कूल का मतलब एक जॉनर है, एक टाइप है, एक टाइप से जो लोग लिखते हैं वो वाला। तुम ये मत समझना कोई स्कूल वूल बैग वैग लेके जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, राइटिंग स्टाइल एंड थीम्स। तो इसकी राइटिंग स्टाइल जो है वो क्या है, किसकी, मेटाफिजिकल पोएट्री की, और जो जॉन डन है उनकी। तो कैरेक्टराइज्ड बाय विट एंड मेटाफिजिकल कंसीट्स। ठीक है, विट मतलब चतुराई से भरी हुई, मेटाफिजिकल कंसीट्स का मतलब होता है एक्सटेंडेड, जो बढ़ा चढ़ा कर, पैराडॉक्सिकल मेटाफर्स कंपेयरिंग डिस्पेरेट थिंग्स, बिल्कुल अलग अलग सी चीजों का कंपैरिजन वहां पर कर दिया जाता है और जो लॉजिकल होती है। लवर सोल्स का एक तुलना की गई कंपास से, मैंने बताया था ये आपको। स्टाइल इज ड्रामेटिक। कोलोक्वियल का मतलब होता है जो बोलचाल की भाषा है, वो कोलोक्वियल कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंड हाईली इंटेलेक्चुअल, भाषा कैसी है उनकी, हाईली इंटेलेक्चुअल है। और बार बार जो थीम्स जो यूज करते हैं, रिकरिंग थीम्स हैं, तो इंक्लूड द यूनिटी ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेन लव, पवित्र प्रेम की बात करते हैं, प्लेटोनिक लव की बात करते हैं, मतलब जो फिजिकल बाउंड्रीज से ऊपर है उस लव की। पैराडॉक्सिस ऑफ फेथ, ठीक है, कि जो आस्था का जो विरोधाभास है। द सुप्रीमेसी ऑफ द लवर्स, लवर्स का वर्ड जो है, लवर्स का संसार जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। एंड द करप्टिबिलिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के की वजह जो करप्शन पैदा होता है, जो दुर्भाव पैदा होता है, उसके बारे में भी बात इन्होंने की है। कुछ अदर पोएम्स हैं इनकी, वर्क्स हैं। हॉली सोनेट्स जो हैं, हॉली सोनेट्स उनका एक बहुत फेमस वर्क है, और इंक्लूडिंग बेटर माय हार्ट, थ्री पर्सन गॉड, और वैलिडेक्शन, फॉरबिडिंग, मोर्निंग, और द कैनोनाइजेशन, ये इनके कुछ एक्स्ट्रा अदर वर्क्स हैं। उसके बाद उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, जिन फेमस कॉट्स हैं कि नो मैन इज एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये एक इनका फेमस डायलॉग है। और बिजी ओल्ड फूल अनटू लिसन, ये तो इसी पोएम का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दाउ विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स, ये सब इसी सनराइजिंग जो पोएम हम पढ़ रहे हैं वहां का, ये वहां की लाइन है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएम, कविता का जो परिचय है। तो सनराइजिंग जो हमारी कविता है, पोएम है, उसको स्पेलिंग उसकी क्या लिखी जाती है, सनराइजिंग की। अक्सर डन ने स्पेलिंग में जानबूझकर मिस्टेक्स किए। इस टर्म को हम कहते हैं क्या, पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है कि कई बार पोएट्स जो है वो जानबूझकर अपना कुछ खुद का क्रिएट करने के लिए इस टाइप की चीजें कर लेते हैं, जो भले मिस्टेक होती है लेकिन वो एक स्टाइल बन जाती है, तो वो एक पोएटिक लाइसेंस कहलाता है, ठीक है। पब्लिश कब हुई थी, ये पोस्थमसली पब्लिश हुई थी, मतलब मृत्यु के उपरांत 1633 में। और कलेक्शन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो सनराइजिंग पोएम है वो कहाँ से ली गई है। तो जरूर याद रखना, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का जो पोइट्री का कलेक्शन है, वहां से ये पोएम ली गई है, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि द पोएम सबवर्ट्स द जॉनर ऑफ ओबेट। ओबेट होती है कि अ पोएम अबाउट लवर्स सेपरेटिंग एट डॉन, ठीक है। कि ओबेट नाम का एक जॉनर होता है, उसमें क्या होता है कि एक पोएम होती है जो सुबह में जो लवर्स जो सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, उससे रिलेटेड
चीजें उसमें बताई जाती है। तो ओबेट टाइप की ये पोएम है। बाय हैविंग द स्पीकर स्कोल्ड द सन फॉर इंटरप्टिंग देयर यूनियन। इसमें क्या कर रहा है कि जो पोएट है या जो उसका स्पीकर है वो सूरज को डांट रहा है कि हम दोनों यहाँ पे प्रेम कर रहे हैं हमारे बेडरूम में और तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है। इट it reflects the metaphysical belief that genuine love creates a uh, microcosm। वो एक मेटाफिजिकल बिलीफ ये बनाते हैं कि जेन्युइन लव जो होता है, जो प्रेम होता है सच्चा, वो क्या करता है, माइक्रोकॉस्म बनाता है। तो वो माइक्रोकॉस्म मतलब क्या, सेल्फ सफिशिएंट वर्ड सुपीरियर टू द एक्सटर्नल वर्ड। जो लोग बहुत सच्चे प्यार में होते हैं, बहुत गहराई से एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनके लिए सारी दुनिया कुछ है ही नहीं। सारी दुनिया वो एक दूसरे में ढूंढते हैं, उनके लिए दूसरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका सारा संसार, सारा ब्रह्मांड वो एक दूसरे में ही खोजते हैं। वेयर टाइम एंड जियोग्राफी आर इररिलेवेंट। टाइम एंड जियोग्राफी आर रिलेवेंट। आप अगर कभी प्रेमी जीवन में रहे हो तो आपने देखा होगा कि हो सकता है आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या हो सकता है आपकी सगाई वगाई हुई हो। ठीक है। तो घर में जब सारे लोग रहते हैं तो आपको अगर बाथरूम में भी जाके बात करनी पड़े ना, तो भी आपको वहां पर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लव इज बियॉन्ड टाइम एंड ज्योग्राफी। टाइम तो आप देखते ही, लवर्स जो हैं वो रात रात भर लगे रहते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया ऐसा। तो टाइम एंड ज्योग्राफी का कोई मायने नहीं रखता। इसकी थीम, टोन या मूड क्या है, तो हम देखते हैं कि थीम क्या है, द सुप्रीमेसी ऑफ लव ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी चीजें हैं बाहरी, जो चीजें हैं, जैसे टाइम है, वेल्थ मतलब धन है, और अथॉरिटी पावर है, तो इन सब से ऊपर क्या है, सुप्रीम क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा क्या है, तो वो लव है। टोन इसकी क्या है, तो टोन है एग्रेसिव थोड़ी। एग्रेसिव थोड़ी, एग्रेशन इसमें दिखाया गया। एग्रेशन मतलब गुस्से वाली थोड़ी सी कह सकते हैं। स्कॉर्नफुल है, डांटती हुई है। ठीक है। किसको डांट रहा है, टुवर्ड्स द सन। और प्लेफुल है, हल्के फुल्के, मतलब मजाक में डांट रहा है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई डांट ही रहा है सच में। वो एक प्लेफुल, एक मस्ती में डांट रहा है सूरज को। इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज्यादा इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई है कि आप आश्चर्य करोगे कि ऐसा भी कोई सोच सकता है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल है, और अल्टीमेटली कैसी है, ट्रिम्फेंट है, विजयी है। ठीक है। और मूड कैसा है, पैशनेट मूड, सिक्योर है, एंड सॉवरेन है। तो इस टाइप का जो मूड है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया, द स्पीकर इंसल्ट्स द सन फॉर इंक्लूडिंग ऑन हिज वन सेकेंड परफेक्ट मोमेंट ऑफ लव। कि क्या कर रहा है कि जो स्पीकर है वो सूरज को डांट रहा है कि तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, हमारा लव मेकिंग चल रहा है, और तुम हमारा परफेक्ट मोमेंट जो है वो खराब कर रहे हो। ठीक है। ही आर्ग्यूज दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स डू नॉट अप्लाई टू हिम एंड हिज बिलव्ड। वो ये कहता है कि ये तुम्हारे जो नियम है वो हम प्रेमियों के ऊपर नहीं लागू होते। ठीक है। ये तुम्हारे जो सांसारिक नियम है, सूरज को कह रहा है कि हम प्रेमियों के ऊपर तुम्हारा जो लॉ है वो लागू नहीं होता है। तुम अपने यूनिवर्स को संभालो, अपने पृथ्वी को संभालो, जो भी संभालो। बाय द एंड ही कन्विंसेस हिमसेल्फ दैट हिज बेड एनकम्पासेस ऑल द वर्ल्ड्स पावर एंड वेल्थ। लास्ट में वो क्या कहता है कि मेरा जो बेड है, जिसमें मैं और मेरी प्रेमिका सोए हुए हैं, वो जो है वो सारी दुनिया है। ठीक है। सारे संसार की ताकत जो है वो हमारे पास है। मेकिंग हिज रूम द कॉस्मिक सेंटर। हमारा जो रूम है वो एक प्रकार का ब्रह्मांड है। ठीक है। द सन देयरफॉर फुलफिल्स द यूनिवर्सल ड्यूटी बाय शाइनिंग ओनली ऑन देम। और इसीलिए सूरज को भी एक ड्यूटी दी है, हमारा कमरा जो है ब्रह्मांड है, और तुम्हारा भी एक कर्तव्य है कि हमारे ऊपर रोशनी डालो। ठीक है। तो ये इसमें कुछ बात कही गई है, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। अब हम लाइन टू लाइन इस पोएम को पढ़ते हैं। ये थोड़ी लंबी पोएम है, हमने जो सोनेट्स पढ़े थे उससे ये थोड़ा लंबा है, ध्यान रखना इसलिए। ठीक है।
कोई बात नहीं, हम लास्ट का जो पार्ट है जो आपकी पढ़ने है उसको मैं अंडरलाइन करना नहीं करूंगा पसंद, आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको। इसका सेंट्रल आइडिया तो समझने में आसान है, लेकिन लाइंस इसकी टफ लग सकती है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, दूसरा कुछ काम मत करना। तो बिजी ओल्ड फूल किसको कह रहा है? अनरूली सन को वो कह रहा है कि यू आर इंट्रूसिव, बिजी एंड डिसओबीडियंट ओल्ड फूल ऑफ अ सन, यू हैव नो अथॉरिटी ओवर अस। वो क्या कर रहा है कि सूरज, वो दोनों अपने कमरे में सोए हुए, खिड़की से सूरज की किरणें उनके ऊपर आ रही है और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो उसको डांट, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सा? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब किसी को संबोधित कर रहा है, और साथ ही साथ क्या, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है कि ये जो सन को क्या कह रहा है, वो ह्यूमन फूल कह रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन भी इसमें है। वाई डोस्ट, वाई डू, यहाँ पे डोस्ट का मतलब डू, दाऊ का मतलब तुम, दस का मतलब ऐसा तुम क्यों करते हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। वाई डू यू कंटिन्यू टू डू दिस इन दिस मैनर, तुम हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, ठीक है। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, कि तुम खिड़कियों के थ्रू और ये जो कर्टन है, कर्टन्स हैं, जो पर्दे लगे हुए उसके उसमें से हमको झांक रहे हो, हमको देख रहे हो, ठीक है। और हमारा जो परफेक्ट मोमेंट है उसको खराब कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो। मस्ट टू दाई मोशन लवर्स seasons run, is it truly necessary that the schedule and timing of lover must be dictated by your celestial movements? ऐसा जरूरी है क्या कि तुम जैसे सारे संसार के साथ जो नियम लगाते हो वो हमारे साथ भी लगाओ? हम तो लवर्स है, हमारी दुनिया अलग है। द द आंसर implied by speaker scorn is no। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा वो कह रहा है कि तुम जो हमारे ऊपर जो तुम्हारे सीजन्स के रूल लगा रहे हो वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो एक ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मांगा जाता है, सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है। देखो इसमें क्या है, तो मस्ट टू दाई मोशन लवर सीजन्स रन, कि क्या तुम्हारे अनुसार हम लवर्स चले? तो नहीं, उसका उत्तर क्या है? इसका कोई उत्तर नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा है इंप्रेशन डालने के लिए, एक उसको एक जिसको हम कहते हैं एम्फेसिस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सन को क्या कहा उसने? सॉसी, सॉसी पेडेंटिक रैच, गो चाइल्ड, लेट स्कूल बॉयज एंड सोर प्रेंटिसेस। क्या कह रहा है कि सॉसी मतलब एरोगेंट है, ढीठ है एकदम, ठीक है। ओवरली स्ट्रिक्ट टीचर है वो, ठीक है। पेडेंटिक रेज का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो, ठीक है। यू शुड गो एंड स्कोल्ड पीपल हु आर एक्चुअली फेलिंग इन देयर ड्यूटीज। तुम जाओ, और चाइल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। तुम जाओ और उनको डांटो जिनको वास्तव में तुम्हारे द्वारा उठाने की जरूरत है। जैसे जो स्कूल बॉयज हैं, लेट स्कूल बॉयज हैं, और सोर अप्रेंटिसेस हैं, मतलब जो नए नए सीखने वाले हैं, नौ सीखिए हैं जो, तो उनको तुम उठाओ जाके। हमको क्यों उठा रहे? हम लवर्स की दुनिया अलग है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। तुम एक काम करो कि जाओ और जो हंटिंग पार्टी है, राजाओं की जो शिकार पे जाने वाली सेना है, उसको तुम उठाओ और उनको कहो कि राजा जी को शिकार के लिए जाना है, अब तुम तैयार हो जाओ। तो उनको उठाओ जाके, हम लवर्स को क्यों डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं कि कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। देखो किसानों के लिए ये यूज किया, कंट्री एंड्स। एंड्स का मतलब चींटियां होता है, कंट्री का मतलब ग्रामीण होता है, ठीक है। और हार्वेस्ट ऑफिसेस का मतलब खेत जोतने से, यहाँ पे उनका काम करने से मतलब है, एग्रीकल्चरल काम करने से मतलब उनका। तो वो क्या कह रहा है कि तुम जाओ और कॉल द रूरल वर्कर्स, कंट्री एंड्स का मतलब कौन होते हैं? किसान। whom mocks as busy ants, वो एक प्रकार से मजाक उड़ा रहा है कि ये बिजी रहते हैं, पूरा दिन काम करते रहते हैं, ठीक है। तो तुम अपना एग्रीकल्चरल ड्यूटीज निभाओ, मतलब वो कह रहा है सूरज को कि तुम उनको उठाओ, हमको क्यों उठा रहे हो, ठीक है।
लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, कि प्रेम जो है, सच्चा प्रेम जो है, वो तो हर हमेशा एक जैसा रहता है, वो किसी भी टाइम से बंधा हुआ नहीं है, ना तो किसी टाइम से बंधा हुआ है, ना किसी सीजन से बंधा हुआ है, ना किसी ऋतु से बंधा हुआ है, ना किसी क्लाइमेट से बंधा हुआ है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री आप इसको महसूस कर पा रहे होंगे कि कैसी कैसी कल्पनाएं वो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी दूर दराज की मतलब जिसको हम कंसीट्स कहते हैं, दूर दूर की कल्पनाएं जो है वो कर रहा है, कितना अच्छा इसने सोचा है। तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट्री का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप इस पोएट्री से ही समझ पाओगे कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है। देखो आगे क्या कहता है, नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैक्स ऑफ टाइम, कि लव को ये कोई छोटे मोटे आवर्स हैं, कुछ घंटे हैं और कुछ मंथ्स हैं, वो मियरली यूजलेस, लव के लिए क्या है, ये सब डिस्कार्डेड फ्रेगमेंट्स है ऑफ टाइम इटसेल्फ, ये सब चिथड़े हैं एक प्रकार के, ये दिन महीने साल कोई हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दाई बीम्स, दाई बीम्स सो रिवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वोल्टा आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है उसकी बात में थोड़ा सा। अभी तक क्या होता था, वो डांट रहा था, ठीक है, अब थोड़ा सा सबमिसिव हो रहा है, अब थोड़ा सा समर्पण वो कर रहा है। अभी तक वो क्या कर रहा था, सीधे सीधे डांट रहा था उसको। तो दाई दाई बीम्स सो रिवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कि तुम्हारी जो सन बीम्स है, मतलब जो तुम्हारी किरणें हैं, विच यू परसीव एज सो वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, तुम्हारी जो किरणें हैं वो हमें कैसी हैं, रिस्पेक्टफुल है और पावरफुल है। तुम्हारी जो किरणें हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो काफी पावरफुल है और वर्दी ऑफ प्रेज है, मतलब आदरणीय है वो काफी। ठीक है, रिवर्ड है। और इसमें क्या बता रहा है, एक प्रकार से ये सार्काज्म है उसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं व्यंग, थोड़ा सा सार्काज्म, कटाक्ष जिसको हम कहते हैं, वो कर रहा है। ठीक है, why shouldst thou think, तुम सोचते क्यों नहीं। ठीक है, why should you possess such an inflated opinion of your own power, अपने uh, इस चीज के बारे में सोचते क्यों नहीं। द लाइन इंटरप्ट्स द थॉट emphasizing the speaker's quick dismissal of son's authority। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रेटोरिकल क्वेश्चन है। why should thou think, I could eclipse, I could eclipse, eclipse का मतलब क्या होता है, ग्रहण। I could eclipse and cloud them with a wink। ठीक है, कि वो क्या कह रहा है, I could easily block and darken your light completely with just single blink of my eye, कि मैं छुपा सकता हूँ एक ब्लिंक में, मतलब मैं अगर अपनी एक सेकंड के लिए आंखें बंद करूंगा तो तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारी शक्तियां चाहे कितनी भी हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, तुम जाओगे। सूरज चाहे कितना भी ताकतवर है, लेकिन अगर आप आंखें बंद कर दोगे तो आपके लिए तो अंधेरा हो जाएगा ना। तो देखो कैसी कैसी कल्पना ये कर रहा है, ये एक मेटाफिजिकल पोएट्री है एग्जांपल। हाइपरबली है इसमें, कि एक्सट्रीम एग्जेजरेशन ऑफ स्पीकर्स पावर। उसके बाद वो बड़ा चढ़ाकर मतलब बात कर रहा है स्पीकर के पावर की। उसके बाद बट दैट आई वुड नॉट लूज हर आई साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, मेरी एक आंख बंद करने से, मतलब मेरी जो आंखें जो है वो मैं बंद कर दूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्लिप्स कर सकता हूँ, ग्रहण लगा सकता हूँ, मतलब तुम्हें ढक सकता हूँ। ठीक है, एक विंग के द्वारा मैं ढक सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, क्योंकि मैं अगर ऐसा करूंगा तुम्हारे चक्कर में, तो मेरी प्रेमिका जो है वो, उसकी झलक जो है वो मुझसे दूर हो जाएगी, मेरी प्रेमिका को मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, ऐसी बातें कोई प्रेमी अगर करेगा अपनी प्रेमिका से, तो ऑफ कोर्स शी विल बी वेरी मच इम्प्रेस्ड। ठीक है, लेकिन सामने वाली प्रेमिका को समझ में भी आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो प्रेमिका कहीं ऐसी निकलेगी हिंदी साहित्य वाली या दूसरी किसी चीज वाली तो ऐसी बातें करोगे उसको समझ में नहीं आएगी, फिर चप्पल का नंबर खुलेगा सीधे तुम्हारे गाल पे। तो वो कह रहा है कि बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, कि मैं जो है वो उसकी उसकी झलक को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। देखो ये क्या कह रहा है, द ओनली रीजन आई डू नॉट ब्लिंक एंड एक्सटिंग्विश योर लाइट इज बिकॉज आई रिफ्यूज टू लूज साइट ऑफ माई बिलव्ड इवन फॉर दैट ब्रीफ सेकेंड, कि मैं थोड़ी देर के लिए भी मेरी बिलव्ड मतलब प्रेमिका है उसकी साइट को मैं अपने आप से दूर करना
नहीं चाहता, ठीक है। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन। देखो, और दूसरी बात वो क्या कह रहा है, और फेंक रहा है, और फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है कि इफ द इमेंस ब्यूटी एंड रेडिएंट लाइट फ्रॉम हर आईज हैव नॉट ऑलरेडी ब्लाइंडेड योर ओन, मतलब सन साइड, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उसकी आंखों की जो सौंदर्य है वो तुम्हें अंधा कर दे, ठीक है। तुम अगर इसकी तरफ आओ ने तुम्हारी जो सनलाइट है वो खराब हो जाए, मतलब अंधे हो जाओ तुम, मेरी प्रेमिका की जो सौंदर्य है वो इतना ज्यादा है। द मिस्ट्रेस ब्यूटी इज ग्रेटर देन सन्स लाइट, ऐसा वो कहना चाह, हाइपरबोली एक प्रकार की अतिशयोक्ति है, ठीक है। हाँ, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ, अब तो प्रेमिका रह गई है, प्रेमी प्रिंसेस बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब तो कोई इम्प्रेस ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। अब तो इनको खाली लड़कियों को ले जाके ये खिलाओ इधर उधर का, तो वो इम्प्रेस होती है, और कोई इम्प्रेस उनको कर नहीं सकता है। आप किसी भी स्टॉल पे चले जाओ, आपको लड़कियां खाती हुई मिल जाएंगी बस, बड़ा खाती हैं ये लोग। देखिए आगे हम बात करते हैं। लुक, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, एक काम करो, तुम देखो और कल मुझे बताना। तुम एक काम करो, वो आई कमांड यू टू लुक नाउ एंड व्हेन यू रिटर्न टुमारो अराइव लेट एंड रिपोर्ट बैक टू मी। तुम कल मेरे पास वापस आना और मुझे बताना वेदर बोथ द इंडियंस ऑफ स्पाइस एंड माइन बी वेयर दाउ लेफ्ट देम और लाई हियर विथ मी। तुम कल आना और मुझे बताना कि जो ईस्ट और वेस्ट इंडिया, मतलब जो इंडिया के जो विच कंटेन ऑल द वर्ल्ड स्पाइसेस, जो वेस्ट और ईस्ट का जो सारा खजाना रखते हैं, जो प्रेशियस मेटल्स रखते हैं अपने अंदर, ईस्ट और वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वो, ठीक है, वो जो अपना खजाना, जैसे इसमें मेटोनमी यूज हुआ है, इंडिया को किसके लिए यूज किया है, वेल्थ के लिए, ठीक है। तो उसमें मेटोनमी नाम का एक लिटरेरी टर्म यूज हुआ है। तो वो कहता है कि उन दोनों कंट्रीज में देख कर आना कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट की जो कंट्रीज के जितने भी स्पाइसेस हैं, मतलब मसाले हैं, ठीक है, या फिर उनके प्रेशियस मेटल्स हैं, मतलब उनकी जो अच्छे धातुएं हैं, वो सारी बी वेयर दाउ लेफ्ट देम और लाई हियर विथ मी are still in their distant, scattered locations, or if they have all been collected and lie here with me in this bed. कि तुम देख के आना कि वो सारी चीजें वहीं पड़ी है, कहीं ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें मेरे इस बेड पे आ गई, ठीक है। क्योंकि ये सारा बेड क्या है, उसके बेड को क्या कह रहा है, संसार कह रहा है पूरा। तो ये भी एक प्रकार का मेटाफिजिकल कंसीट है। तो ये लवर्स बेड कंटेन्स द वर्ल्ड्स वेल्थ, कि जो लवर का जो बेड है वो सारे संसार की दौलत इसमें रखता है, ऐसा कहा गया है। आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou sawest yesterday, ठीक है, उन उन किंग्स को बुलाना जिसको तुमने कल देखा था। व्हेन यू लुक ओवर द वर्ल्ड आस्क फॉर दोज पावरफुल किंग्स यू एलिमिनेटेड यस्टरडे मॉर्निंग, कल जिनको जगाया था तुमने उसको बुलाना। एंड दाउ शैल्ट हियर, तुम सुनोगे, ऑल हियर इन वन बैडली, वो कह रहा है कि and you shall discover that all the power and sovereignty of those kingdoms now reside here, represented by us, lying in this bed. कि उन सारे लवर्स को तुम पूछना, ये सॉरी, सारे किंग्स को तुम पूछना, उनकी सारी शक्ति ताकत ये सब हमारे इस बेड में छिपी हुई है, ठीक है। सारा कुछ ये हमारे बेड में है, सारी ताकत हमारे पास है। किसके पास है, लवर्स के पास है। बहुत ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई, कि वो सारे राज्य है और मैं उसका राजा हूँ, ठीक है। शी अलोन एम्बॉडीज ऑल द कंट्रीज, सारे देश सारे राज्य हैं वो। देखो पहले देशों को राजा राज्य कहा जाता था, स्टेट्स कहा जाता था, ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द किंग्स, प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब यहाँ पे किंग्स से मतलब है, एंड आई एम्बॉडी देम टू, कि सारे राज्य वो है और सारे राजा जो है वो मैं हूं, ठीक है। तो हम दोनों ही सब कुछ हैं, हम प्रेमी जन ही सब कुछ हैं, ठीक है। तो इसमें मेटाफर भी यूज हुआ है और सिनेक्डकी भी यूज हुआ है, पार्ट रिप्रेजेंटिंग द
होल, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द होल को हम सिनेक्टकी कहते हैं, कि किसी बड़ी चीज को बताने के लिए सिर्फ पार्ट का यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट थिंग, नथिंग एल्स इज, तो द स्पीकर असर्ट्स definitively that nothing of true importance exists outside of two of them. तो सारे राज्य वो है, सारा राजा मैं हूं, और नथिंग एल्स, बाहर कुछ नहीं, जो भी है हमारे बेडरूम में हम दोनों हैं, बाहर कुछ नहीं, ठीक है। Princes do, princes do but play us. Compared to this, all honors mimic, all wealth alchemy. वो क्या कह रहा? Kings and rules are only mimicking the true reality of power that our love possesses. वो kings और जो तुम इधर उधर की जो राजा रानियां वो सब देख रहे हो, वो सब क्या कर रहे हैं? वो तो सिर्फ खाली एक्टर्स हैं, उनके पास सच्चा पावर नहीं है। सच्चा पावर तो हमारे पास है। वो तो सब क्या है? एक्टर्स है। वो तो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि हमारे पास पावर है, जबकि सच्चा पावर किसके पास है? हमारे पास है, ठीक है। तो प्रिंसेस डू बट प्ले अस, वो हमारी एक्टिंग कर रहे हैं। कंपेयर्ड टू दिस, ऑल ऑनर्स मिमिक, ऑल वेल्थ एल्केमी, all worldly honor merely a shallow copy of true worth, and all physical wealth is illusory or fake. उनके पास जो भी धन दौलत, ये जो भी चीजें हैं, उनके पास सम्मान धन दौलत ये जो भी है, वो सब सब नकली है, ठीक है। झूठा धन है वो एक प्रकार का, और वो सच्चा धन जो है वो हमारे पास है, हम प्रेमियों के पास है, ठीक है। दाऊ, दाऊ मतलब तुम। सन, आर्ट, आर्ट का मतलब आर होता है, आर्ट का मतलब ये कला से नहीं है, आर्ट का मतलब आर, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, कि तुम अगर इतने भी खुशी हो जाते कि हम जितने खुश है उसके आधे भी अगर तुम खुश हो जाते, यू सन आर ओनली हाफ एज फॉर्चुनेट और जॉयस एज वी आर, अगर तुम हम जितने खुश हैं अभी उसके आधे भी तुम हो जाते तो बड़ी भला हो जाता तुम्हारा, बड़ा भला हो जाता तुम्हारा। in that words uh, in that in that the words contracted thus, ठीक है। This is because the entire vast world has been miniaturized into this small spaces for you to observe, ठीक है। सारा संसार जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, और सारा संसार यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे हो हमारे सामने और तुम ऑब्जर्व हमें कर रहे हो, ठीक है। Thine age asks ease, and since thy duties be, कि भले तुम्हारी एज जो है वो, तुम क्या कह रहे हो, उसको बूढ़ा कह रहा है। फर्स्ट में भी उसने चिल्ला था, स्कॉर्न किया था। सिंस यू आर ओल्ड यू नीड रेस्ट, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम बूढ़े हो चुके हो। दाइन एज आस्क्स ईज, ईज का मतलब इजी होना, दाइन का मतलब तुम, तुम्हारी, तुम्हारी एज आस्क ईज, कि तुम्हारे एज को अब रेस्ट की जरूरत है। एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी, और तुम अपना जो कर्तव्य है वो जो अब तुम इसको छोड़ो, ठीक है, तुम्हें अब आराम की जरूरत है। टू वार्म द वर्ड, टू वार्म द वर्ड दैट इज डन इन वार्मिंग अस, तुम खाली काम करो कि सारे संसार को ये वार्म करना छोड़ दो, तुम खाली बेड को वार्म करो, हमारा बिस्तर जो है, हम जो हैं, उनको तुम गर्मी प्रदान करो। सारे संसार को ये सब करने की जरूरत, सारे संसार के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड वार्मथ एंड लाइट टू द होल वर्ल्ड, दैट एंटायर मैसिव टास्क इज टू फुली completed simply by shining and warming us here in this bed, कि तुम अगर हमें सिर्फ वार्म कर देते हो, गर्म कर देते हो, तो तुम्हारा काम पूरा हो जाता है, पूरी दुनिया को करने की जरूरत नहीं। शाइन हियर टू अस, हमारे ऊपर शाइन करो, चमको। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, हमारे, हमको अगर कवर कर लिया, जैसे गणेश जी ने पृथ्वी पर शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली तो पूरी संसार की परिक्रमा कर ली, तो वैसे अगर तुमने हमें कवर कर लिया तो तुम सब जगह तुमने कवर कर लिया, ऐसा मान लेना। Therefore, if you shine your light just here on us, you are simultaneously, simultaneously मतलब उसी समय, shining on all on every part of the universe। जब अगर तुम हमें हमारे ऊपर शाइन कर रहे हो, हमारे ऊपर चमक रहे हो, तो इसका मतलब समझ लेना तुम सारी दुनिया के ऊपर चमक रहे हो। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है
पूछी जाती है अक्सर कि दिस बेड दाई सेंटर इज दीज वॉल्स दाई स्पेहल, कि ये जो बेड है वो कॉस्मिक सेंटर है, मतलब सारे ब्रह्मांड का क्या है, सेंटर है, केंद्र है। एंड दीज बेडरूम वॉल्स एनकम्पास योर एंटायर स्पेयर ऑफ ऑपरेशन, कि जो तुम्हारा स्पेयर है, जो रास्ता है तुम, वो क्या है, ये सारी दीवारें वगैरह है, ठीक है। तो ये जो तुम ब्रह्मांड में पूरे में जो चक्कर लगाते हो, वो ब्रह्मांड जो है वो ये पूरा कमरा है, और ये जो हमारा जो बेड है वो उसका पूरा सेंटर है। तो आपने, ये पोएम यहाँ पे एंड होती है, आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, कंसीट क्या होती है, फार फेच्ड इमेजरी क्या होती है, कि कितनी दूर दूर की कल्पनाएं इसने की है, ठीक है। अब हम इसके कुछ जो वर्ड्स हैं वो आप लोग देख लेना, कुछ मीनिंग्स वगैरह आप लोग देख लेना। अब हम इसकी बात करते हैं कुछ हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच जो जो यूज हुए हैं। तो एक तो मेटाफिजिकल कंसीट हुई है, दिस बेड द सेंटर इज दिस वॉल्स द स्पेयर। देखो मेटाफिजिकल कंसीट में क्या हो रहा है कि एक एक्सटेंडेड और सरप्राइजिंग कंपैरिजन किया जा रहा है, जहां पे लवर्स एंटायर सॉल्व पर हुआ बिजी ओल्ड फूल, तो वो उसने सन को एड्रेस किया एक तो, और उसको डांट रहा है जैसे कि वो कोई एक बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है। और जो ह्यूमन फॉल्ट से भरा हुआ है ऐसा व्यक्ति था, उसको ऐसे डांट रहा है। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, संबोधन। तो बिजी ओल्ड फूल अनरोली सन, उसको संबोधन कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोली क्या है, आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विथ अ विंक, कि मैं तुम्हें तुम्हें तो एक आंख बंद करते गायब कर दूं। तो एक बड़ी ज्यादा फेंक दी इसने, अतिशयोक्ति कर दी। मेटाफर क्या है कि आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेग्स ऑफ टाइम। तो इसने क्या किया कि टाइम इज कंपेयर्ड टू वर्थलेस discarded fragments showing its insignificance compared to eternal love। वो तुलना कर रहा है कि जो एटर्नल मतलब जो शाश्वत लव है, जो लंबे समय तक हमेशा के लिए चलेगा, ऐसे लव के सामने ये कुछ घंटे और कुछ पल और कुछ दिन और कुछ महीने क्या लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है मेटाफर। मेटाफर कॉल कंट्री एंड्स, इसको क्या कहा है, कंट्री एंड्स कहा है किसानों को, टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, ठीक है। तो पीजेंट्स जो है, वर्कर्स जो है, किसान जो है, उनको किसे कहा है, बिजी एंड्स कहा है उन्होंने, मतलब चीटिया, एंड्स का मतलब चीटिया होता है, ठीक है। लेकिन वो कंट्री एंड्स किसके लिए यूज किया है, किसानों के लिए यूज किया है, ठीक है। क्योंकि कैसा कंपैरिजन है, वो क्यों है कंपैरिजन, देखो लाइक कंट्री एंड्स नहीं, क्या है इसने डायरेक्ट कंट्री एंड्स कह दिया है, किसके लिए, किसानों के लिए। तो चीटियां क्या रहती है, हमेशा बिजी रहती है। चीटियों को कभी आप बिना काम के नहीं देखो, कुछ ना कुछ करती रहेंगी वो। तो इसलिए किसानों को उसने बिजी एंड्स कहा है, कंट्री एंड्स कहा है। तो बिजी माइंडलेस एंड, उनके अंदर कोई दिमाग वगैरह होता नहीं, बस करते रहते काम। ट्रेवलाइजिंग द कंसर्न्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, सारी जो ट्रिविलाइजिंग, सॉरी ट्रेवलाइजिंग, ट्रिविलाइजिंग, ट्रिविलाइजिंग का मतलब तुच्छपन, जिसकी तुच्छता है, कोई अर्थ नहीं है, चीटी कोई काम कर रही है उसका कोई ज्यादा अर्थ हमारे लिए नहीं है, ठीक है। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन जो प्रश्न तो है लेकिन उसका उत्तर रिक्वायर्ड नहीं है। तो मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन रन, ठीक है। तो अ क्वेश्चन paused for effect emphasizing the speaker's scornful denial of the sun's authority over love। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है एक अच्छा इफेक्ट डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, और स्पीकर जो है वो एक प्रकार से स्कॉर्नफुल डिनायल कर रहा है, एक प्रकार से व्यंग के साथ उसको सन की जो अथॉरिटी है, उसका जो पावर है, वो मतलब हमारे ऊपर ये नहीं चलता, ऐसा कहने का मतलब कि तुम्हारे जो मोशंस हैं, जो मूवमेंट्स हैं, वो हम लवर्स के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है।
थीम्स देख लेते हैं इसकी, थीम्स एंड मैसेजेस देख लेते हैं इस पोएम के कि मेन थीम क्या है। मेन थीम इसकी है द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ लव। इसको हम माइक्रोकॉस्म भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना वर्ड माइक्रोकॉस्म, हमें कई बार साइंस जैसा लग सकता है। तो ये क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब अपने आप में हम पर्याप्त हैं, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। द टू लवर्स कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर वर्ल्ड, दो प्रेमी पूरा संसार बना लेते हैं। एंड द एक्सटर्नल यूनिवर्स इज इररिलेवेंट टू देयर हैप्पीनेस, बाहरी संसार उनकी खुशियों के आगे कुछ भी नहीं, इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, कोई मतलब उसका नहीं है। दूसरी थीम क्या है कि रिजेक्शन ऑफ टाइम एंड ऑथोरिटी। प्रेमी क्या करते हैं, द पोएम मॉक्स द सन्स ऑथोरिटी टू डिक्टेट द टाइम और शेड्यूल, कि उसका मजाक उड़ा रही है कि तुम्हारी क्या अथॉरिटी है, हमारे लिए कोई इसका मतलब है नहीं, प्रेमियों के लिए तो। रिफ्लेक्टिंग डन्स रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल सोशल स्ट्रक्चर्स एंड द प्राइमेसी ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस। वो क्या कर रही है, रिजेक्शन कर रही है किसका, कन्वेंशनल सोशल स्ट्रक्चर्स का, मतलब जो परंपरागत जो सोशल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, उसका वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उसको रिजेक्ट करता है कि तुम्हारी कोई अथॉरिटी लवर्स के ऊपर काम नहीं करती। नेक्स्ट है ट्रिम्फ ऑफ पैशन ओवर द वर्ल्ड। ट्रिम्फ का मतलब विजय, पैशन का मतलब जो जिसको हम कहते हैं अभी हिंदी में तो क्या ही पता, जो उनकी भावना होती है प्रेमियों की, पैशनेट लवर्स कहते हैं ना इसको जो। तो लव इज पोर्ट्रेट एज मोर वैल्यूएबल देन वर्ल्डली परस्यूट्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स एंड वेल्थ। ठीक है, कि लव को कैसे बताया गया है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से ये एक है। वर्ल्डली परस्यूट्स जो हैं, दुनिया के जितने मैटर्स हैं, जैसे पॉलिटिक्स में भी प्रिंसेस का है खुद ने किस क्या कहा है कि दाउ आर द स्टेट्स एंड आई प्रिंसेस। उसने कहा था कि तुम तो सारे राज्य हो और मैं क्या हूँ, पूरे उसके किंग हूँ। सारी वेल्थ को वो अपना बताता है, ठीक है, कि सारी वेल्थ तो हमारे यहाँ पे पड़ी है, हमारे बेडरूम में पड़ी है, तुम देख के आओ कहीं वहां से डिस्प्लेस तो नहीं होगी। ठीक है, तो तीसरी इसकी थीम क्या है, द पावर ऑफ द पोएटिक इमेजिनेशन। इसमें क्या होता है कि उसकी शेयर इमेज, उसके जो शानदार वाली जो उसकी तीक्ष्ण जो इमेजिनेशन है उसकी बात इसमें की गई है। पावर इज इनफ टू कॉन्ट्रैक्ट द यूनिवर्स इनटू देयर बेडरूम। ठीक है, कि उसकी जो कल्पना शक्ति है उसी मात्र से सारा संसार जो है, सारा ब्रह्मांड जो है उसके बेडरूम में आ जाता है। ठीक है, और इसका मॉरल या मैसेज क्या है, तो ट्रू पैशनेट लव इज अब्सोल्यूट एंड क्रिएट्स इट्स ओन रियलिटी। कि सच्चा जो प्रेम है वो अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है, और अपनी खुद की वास्तविकता वो खुद बना लेता है। व्हेन टू पीपल आर ट्रूली यूनाइटेड, अगर दो लोग वास्तव में सच में आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम में जुड़े हुए हैं, they possess more wealth and importance than all the kingdoms and physical spaces of the earth combined। कि वो किसी राजा से भी ज्यादा शक्ति, किसी ज्यादा राजा से भी ज्यादा राज्य, किसी किसी भी चीज से, फिजिकल जो स्पेसेस हैं अर्थ के, उन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें और वेल्थ उनके पास है। ठीक है, तो कुछ इसके मैसेज हैं कि सच्चे प्रेम के आगे कुछ भी दूसरी चीज नहीं है ऐसा। ठीक है, तुम लोग वो प्रेम वेम में पढ़ मत जाना इसकी पोएम सुन के, क्योंकि प्रेम में एक सैड सटाइटी होती है जिसकी बात उसने शैली ने की है। लव सैड सटाइटी, सटाइटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, लेकिन आजकल मामला बदल गया, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ठीक है, प्रेम की खेती भी बिगड़ गई आजकल। पहले जैसे आशिक वो नहीं रहे, हाथ में नस काट देते थे, इन्हें दिल बना देते थे, इन्हें पेड़ों पे दिल बना के नाम लिख के दिल को जख्मी कर देते थे, ऐसे नहीं। ठीक है, लड़कियां भी वो हाथ में रंगोली बना देती, वैसी बची नहीं है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। एक तो जॉन डर्न इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। तो मेटाफिजिकल स्कूल का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन है,
जॉन डन। तो द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन obeyed, but it subverts the tradition by demanding the son comply with the lover's desire। ठीक है, obeyed टाइप की कविता है। obeyed में क्या होता है कि सुबह में जो दो लवर्स हैं वो सेपरेट होते हैं, तो उनकी जो कविता होती है उसको obeyed कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पोएम कब पब्लिश हुई थी? पोस्टमसली हुई थी, आफ्टर डेथ हुई थी। कब हुई थी? 1633, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कब? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का जो इनका कलेक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जॉन डन का, उसमें ये पब्लिश हुई थी। और इनका जो स्ट्रक्चर जो है इसका वो कैसा है? 3 10 लाइन स्टेंजा, जिसमें 3 10 10 लाइन के स्टेंजाज है। ठीक है, तो और उसकी राइम स्कीम वो है, क्या क्या है राइम स्कीम? क्या है? तीनों स्टेंजा की एक जैसी है, बी बी ए सी डी सी डी डी सी और ई ई। ठीक है, ए बी बी ए सी डी डी सी ई, ये इस पूरी पोएम की राइम स्कीम ये है। आप बाद में इसको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको राइम स्कीम निकालना सिखा दिया। तो तीनों पोएम तीनों स्टेंजास हैं। इस पोएम में कितने स्टेंजास हैं? तो 3 स्टेंजास हैं। ठीक है, और सबकी राइम स्कीम ये सेम है। और ये जो पोएम है कौन से में लिखी गई है? प्रीडोमिनेंट मीटर इज आयम्बिक, टेट्रामीटर एंड पेंटामीटर। आयम्बिक मतलब अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, और टेट्रामीटर मतलब 4 लाइन का, 4 फीट, और पेंटामीटर मतलब 5 फीट। तो आयम्बिक पैटर्न है ये वाला, ऐसे ऐसे 4 फीट है किसी लाइन में, और किसी लाइन में 5 फीट है। ठीक है, दूसरी बात, द पोएम इज एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द सन, जो अपोस्ट्रोफी हम कहते हैं, जो ओल्ड में आपने पढ़ा था। ठीक है, कि ये पोएम किसको एड्रेस की गई है? डायरेक्टली सन को एड्रेस की गई है। स्पीकर यूजेस द वेल्थ ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, सिंबलाइज्ड बाय स्पाइस एंड माइंड फ्रॉम अ मेटाफिजिकल कंसीट। ठीक है, कि संसार की सारी जो धन दौलत है ईस्ट और वेस्ट की, उसको स्पाइस एंड माइंड से वो रिप्रेजेंट करता है, और एक प्रकार की मेटाफिजिकल कंसीट है, ये एक प्रकार की दूर की कल्पना है। ठीक है, द वोल्टा, टर्न ऑफ थॉट, occurs subtly in the second stanza। लाइन 11th में इसका वोल्टा होता है, जो सेकेंड स्टेंजा है। shifting the focus from insulting the sun to asserting the lover's power। उसका ध्यान कहाँ पे चला गया? पहले तो वो पहले स्टेंजा में तो पूरी इसने इंसल्ट कर दी, दूसरे स्टेंजा में क्या कर रहा है कि उसको थोड़ा अडोर भी कर रहा है, और साथ ही साथ लवर्स के पावर को वो बता रहा है कि लवर्स कितने पावरफुल होते हैं, उसके बारे में वो बातचीत करता है। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो चीज है कि द सन इज इंसल्टेड यूजिंग टर्म्स लाइक बिजी ओल्ड फूल। क्या क्या इंसल्ट किया उसने? एक तो बिजी ओल्ड फूल का है, सॉसी पेंडेमिक रेच कहा है। तो बिजी ओल्ड फूल तो मतलब उसको एजेड कहा है क्योंकि बहुत पुराना है। ज्योग्राफिकली भी अगर हम देखें तो कई थियरीज ये बताती हैं कि पृथ्वी का जन्म भी सूरज से हुआ है। सूरज एक आग का गोला, उसमें से पृथ्वी निकली, पृथ्वी ठंडी पड़ी, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठीक है, फिर ऐसे जन्म हुआ, एक थियरी ये भी कहती है। तो इसलिए इसको बिजी ओल्ड फूल भी कहा है। दूसरी बात देखो, इनके सारे जितने भी एग्जाम्पल्स ये लेते हैं ज्योग्राफिकल वगैरह, तो वो कोई ऐसे ही नहीं ले लेते, बहुत रिसर्च के बाद इन्होंने लिए, जानबूझकर इन्होंने लिए, डेलिबरेटली लिए। लेकिन बड़ी रिसर्च है इसमें, बड़े हमें अजीब लग सकते हैं लेकिन वो बहुत लॉजिकल है। जितने भी इसमें बातें भी आपने देखी होंगी, कोई भी इलॉजिकल बात नहीं है। भले है थोड़ी कंसीट, है पूरी कल्पना, लेकिन इलॉजिकल कुछ भी नहीं। ठीक है, दूसरा उसको क्या कहा? सॉसी पेडेंटिक रेच का है, मतलब ऐसा टीचर जो उसको ज्ञान फालतू का दे रहा है, ढीठ है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद द लवर्स वर्ड इज कॉन्ट्रास्टेड विद द वर्ड ऑफ कॉमर्स, सोर प्रेंटिसेस, कंट्री एंड्स एंड ऑथोरिटी, किंग्स एंड प्रिंसेस। की लवर का वर्ड को किससे कॉन्ट्रास्ट किया? वर्ड ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे कुछ काम हो रहा है, जहाँ पे कुछ व्यापार हो रहा है, जो नए नए नौ सीखिए हैं उनकी बात हो रहा है, अप्रेंटिसेस की। ठीक है, कंट्री एंड्स मतलब किसानों की बात कर रहा है, ये भी कमाई कर रहे हैं अपनी। किंग्स प्रिंसेस वो अपना काम धंधा कर रहे हैं। मतलब
एक तरफ काम धंधा करने वाले लोग हैं और एक तरफ ये फालतू, जिसको हम कह सकते हैं इनके पास कोई काम धंधा नहीं है एक दूसरे को प्रेम करने के लिए। ठीक है, तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। अब इतनी बड़ी पोएम में मैं प्रेमियों को फालतू कहूंगा तो वो हंसी तो मुझे खुद को ही आ रही है मेरे ऊपर। ठीक है। हाँ, द लाइन ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी ट्रिवलाइजेस वर्ल्डली अचीवमेंट्स, वो कहता है कि ये जितने भी सम्मान है और सारी जो एल्केमी है वो क्या है, हमारी मिमिक्री है। हम असली पावर, असली वेल्थ तो हमारे पास है, ये तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कि इनके पास कुछ है। द टर्म alchemy is used here to mean fake, perishable or illusory wealth। यहाँ पे alchemy का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है, लाइन नंबर 24 में आती है कि ये जो इनके पास पावर है, ठीक है, वो एक तो झूठी है, फेक है, पेरिशेबल है। पेरिश का मतलब होता है बर्बाद होना, तो पेरिशेबल मतलब जो बर्बाद हो सके, खत्म हो सके वैसी है। और इल्यूजरी है, इल्यूजरी मतलब भ्रम है एक प्रकार का, कोई वास्तविक वेल्थ उनकी नहीं है, झूठी वेल्थ है, झूठा झूठा उनके पास धन दौलत है। और द फाइनल लाइंस असर्ट दैट द वर्ड इज कॉन्ट्रैक्टेड इनटू द, लास्ट की लाइंस में क्या कहता है कि सारा संसार जो है वो उसमें उनके रूम के अंदर जो है सीमित हो चुका है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सीमित हो चुका है, बंध चुका है उसमें। द फाइनल लाइन, this bed thy canter is, these walls thy spare is the culmination of the metaphysical conceit। ये फिर से मेटाफिजिकल कंसीट यहाँ पर दे रहा है कि सारा जो हमारा बेड जो है वो तुम्हारा कॉस्मोस का सेंटर है, तुम्हारे ब्रह्मांड का सेंटर है। और ये जो दीवारें हैं वो तुम्हारा स्पेहर है, मतलब एक स्पेहर होता है ना, वो जो पथ होता है, जैसे हमारी आकाश गंगा है तो वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे चलती है। ठीक है, तो वो स्पेहर उसको कह रहा है। और द नेक्स्ट, द स्पीकर क्लेम्स द सन्स ड्यूटी टू वार्म द वर्ल्ड इज कंप्लीटेड बाय वार्मिंग देम। वो क्या कह रहा है लास्ट में कि तुम खाली अगर हमें गर्म कर दो, हमें रोशनी ठीक से दे दो, हमें थोड़ा अच्छी गर्माहट दे दो, तो सारे संसार को गर्म करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर शाइन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें अगर तुमने सेटिस्फाई कर दिया तो तुम पूरे संसार को सेटिस्फाई कर चुके हो। क्योंकि सारा संसार कौन है इस दुनिया में, हम खुद ही तो हैं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी इसने फेंकी है। हाँ, लाखों है इस जहां में, एक बस सनम तू ही तो नहीं। अच्छा, विकास जी ही करते सब। ठीक है, बिल्कुल। मोक्षी, बड़ा सुन रही हो तुम ये शायरी वायरी आजकल। हाँ, तो हम क्विज को लास्ट में करेंगे। टाइम क्या हो रहा है? One second। हाँ, तो आई डोंट थिंक कि यही चीजें, क्योंकि ज्यादातर चीजें वही आएंगी जो अभी हमने बात इसमें की है। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को एक बार पढ़ लेना। अ, जो भी रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं तो वो आप इसको पॉज करके देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, और नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आप इन सारी चीजों को जो है वो देख लेना। अ, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने अभी बात की, तो आई डोंट वांट टू रिपीट देम अगेन। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्विज करेंगे। एक बार हम इसकी फिर से समराइज इसको पढ़ लेंगे, समरी इसकी देख लेंगे, उसके बाद क्विज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। अम, ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए इसको घुमा रहा हूँ ताकि आप लोग पॉज कर सकें। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं कि समरी क्या है पोएम की। कि द पोएम इज प्लेफुल। कैसी है? प्लेफुल है। शुरू में क्या करता है वो, थोड़ा गुस्सा दिखाता है। ऑबेट, वेयर द स्पीकर स्कोल्ड्स द इंट्रूसिव सन। दी ओल्ड फूल उसको कहता है। इंट्रूसिव सन क्यों कह रहा है? क्योंकि वो इंट्रूजन कर रहा है उनके लव मेकिंग में, दखल डाल रहा है। ठीक है, फॉर डिस्टर्बिंग द लवर्स, उसको डांट रहा है क्यों? क्योंकि लवर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। He argues that the lover's word is superior to the outside word। वो कहता है कि प्रेमियों का संसार जो है वो सबसे ऊपर है, जो बाहरी संसार है उससे प्रेमियों का संसार जो है वो ऊपर है, लवर्स का संसार।
डिसमिसिंग द वर्ल्डली टाइम, रैक्स ऑफ टाइम एंड वेल्थ, एल्केमी की एज सिग्निफिकेंट। वो कहता है कि जो इस संसार की जो टाइम है, जो दिन, घंटे, साल, ये जो है, जो इसका धन है, वेल्थ है, एल्केमी है, वो सारे क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, वो किसी काम के नहीं है, वो सब झूठे हैं, मिथ्या है लवर्स के आगे। Through a grand metaphysical conceit, he claims that his mistress contains all the world's riches, and that his bedroom is the entire cosmos. वो कई सारी कंसीट्स देता है, कई सारी कल्पनाएं करता है और कहता है कि मेरी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो प्रेमिका है, वो सारा संसार का धन रखती है और उसका जो बेडरूम है वो पूरा ब्रह्मांड है। Therefore, for the sun's duty to warm the world is fulfilled simply by shining upon their bed। कि इस सूरज की सारी जो ड्यूटी है वो खत्म हो जाती है, तुम खाली हमारे कमरे के ऊपर, हमारे बेडरूम के ऊपर अगर तुम रोशनी डाल दो, उसको गर्माहट दे दो, उसके ऊपर चमको, तो तुम्हें पूरे संसार के ऊपर चमकने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये थी हमारी पोयम। अब हम करते हैं क्विज हमारा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, चलिए, सबने जवाब दे दिया है और सभी का जवाब सही है, बिल्कुल सही है आप सभी का जवाब। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले का जवाब ये था, मेटाफिजिकल। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्री से है। इसमें भी आप सभी ने जवाब दे दिया। लेट मी स्टॉप द पोल। इसमें 9 लोगों का जवाब सही है, एक का गलत है। देखिए, मैंने बताया था कि द पोएम ओपनिंग लाइंस क्लासिफाई इट एज द सबवर्जन ऑफ विच पोएटिक फॉर्म। ठीक है, तो दैट इज ओबेड। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, पूरा क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। द पोएम इज रिटन इन, कितने स्टेंजास में है या क्या कह रहा, क्या देखते हैं। स्टेंजास ऑफ हाउ मेनी लाइंस इन ईच, एक स्टेंजा में कितनी लाइंस है वो ये पूछ रहा है, तो आपको बताना है। ये पूरा क्वेश्चन है कि एक स्टेंजा में कितनी लाइंस है। ठीक है, दो का जवाब बाकी आना। और चलिए, सबका जवाब आ चुका है और बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आप सभी का। यस, सभी का जवाब सही है, सिर्फ 2 का गलत है। कोई बात नहीं, गलती से कर दिया होगा। कि हर स्टेंजा में कितनी लाइन्स है। 3 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में कितनी लाइन है, तो 10 लाइन्स हमारे पास है। ठीक है, तो पोएम कितने लाइन की हुई फिर, 30 लाइन्स की होती है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं ये किसका एग्जाम्पल है। जितना फास्ट आप यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, एग्जाम में पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ के फिर जवाब देना। ठीक है, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 का जवाब बाकी है अभी तक। चलिए, हाँ, तो ये जो है द लाइन, सभी का जवाब बिल्कुल सही है।
जो क्वेश्चन था कि द लाइन दिस बेड द सेंटर इज दीज वॉल्स द स्पेयर इज एग्जाम्पल, तो किसका एग्जाम्पल है? मेटाफिजिकल कंसीट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक का जवाब बाकी है। यस, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और सभी का जवाब सही है। देखिए क्या क्वेश्चन था कि हु डज द स्पीकर रिफर टू एज सॉसी पेडेंटिक रैच, कि वो किसको सॉसी पेडेंटिक रैच कहता है? तो सन को कहता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6th क्वेश्चन। चलिए सबने जवाब दे दिया है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं कि आप विद इन 10 सेकेंड्स जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, हाँ, 9 पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर, एक का गलत है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि वो व्हाट डज द स्पीकर क्लेम ही कुड डू विद द विंग, एक आंखें बंद करने के साथ वो क्या कर सकता था? तो क्या वो सोनेट लिख सकता था? नहीं। क्या उसकी प्रेमिका को जगा रहा था? नहीं। क्या वो सो रहा था? नहीं। वो क्या कर रहा था? एक्लिप्स एंड क्लाउड द बीम्स। वो एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगा देना, क्लाउड का मतलब बीच में बादल आ जाना, और बीम्स का मतलब सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणों को छुपा सकता था, कहने का इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, 2 का जवाब बाकी है। चलिए, तो यस, 6 पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर, और कुछ का जवाब गलत है, नो प्रॉब्लम। देखो ये क्या कह रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज रैग्स ऑफ टाइम सजेस्ट अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम, कि रैग्स ऑफ टाइम समय के चीथड़े, तो उसने क्या कहा था कि टाइम का जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए क्या है? इररिलेवेंट है, हमको टाइम से कोई लेना देना नहीं, इररिलेवेंट है वो, मतलब अप्रासंगिक है हमारे लिए, वैल्यूएबल नहीं है, डेंजरस नहीं है, और कोई टाइम हमारे लिए भागा जा रहा है ऐसा भी नहीं है। हमारे लिए कैसा है? इररिलेवेंट है, हमको कोई लेना देना नहीं है, दिन महीने महीने साल घंटे कुछ भी, हमको कोई मतलब उससे नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक का जवाब बाकी है अब। ओके, सो लेट्स स्टॉप द पोल, और क्वेश्चन था कि 7 पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ये क्या कह रहा है कि इन द लाइन ऑल द ऑनर्स मिमिक द वर्ड, तो मिमिक का क्या मतलब है? मिमिक का मतलब क्या रियलिटी से है? नहीं। तारीफ से है? नहीं। एक्टर से है क्या? नहीं। मिमिक का मतलब है कॉपी या इमिटेशन से। मिमिक्री का मतलब क्या होता है? किसी की कॉपी करना। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
यस, सो 9 लोगों ने जवाब दिया है और 6 लोगों का जवाब सही है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन था हमारा कि एल्केमी क्या है। ठीक है, तो एल्केमी जो है वो इल्यूजनरी और फेक वेल्थ जो है उसको उसने एल्केमी कहा है। ठीक है, उसको इसने एल्केमी कहा है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10th क्वेश्चन। मुझे खुद को इसकी राइम स्कीम याद नहीं है क्योंकि मैंने इसको लिखवाया नहीं था, तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। हाँ, चलिए, तो 8 people have given correct answer and 2 का नहीं, गलत है, 2 का। इसकी राइम स्कीम है ABBA CDDC और EE। ठीक है, राइम स्कीम अगर नहीं पता चल रही हो तो अपन अभी निकाल सकते हैं। देखिए मैं राइम स्कीम आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ इसकी। देखिए, 1 सेकेंड, एक स्टेंजा ले लेते हैं हम लोग शुरू का। देखो, हाँ भूल गया मैं। देखो यहाँ पे जो है आ, पहले तो सबसे पहले हम लेंगे ए। ठीक है, फिर ए के जैसा सन के जैसा 10 तो नहीं है तो ये हो गया। फिर 10 के जैसा अस है तो ये क्या हो गया, बी। और सन के जैसा रन है तो ये क्या हो गया वापिस, ए। ठीक है, अगले उसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इन सब के जैसा कोई भी नहीं है तो हमने इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, ऊपर से एक भी मैच नहीं खाता है अगला जो आ गया तो इसका नाम दे दिया डी। और चाइल्ड के जैसा क्यों है, क्योंकि है राइट, तो इसको हमने फिर से नाम दे दिया सी का। ठीक है, और जो अगला है हमारा, ठीक है, और उसके जैसा था ऑफिसेस। किसके जैसा था, 1 सेकेंड, हाँ, अप्रेंटिसेस के जैसा था ऑफिसेस, तो वहां पे फिर से आ जाएगा डी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी राइम स्कीम आप लोग इसको निकाल लेना, जो राइम स्कीम है वो लिखी हुई है। ठीक है, हाँ लास्ट में बताया था, लेकिन मैंने मतलब ये वो करके नहीं बताया था आपको, पूरी निकाल के नहीं बताई थी, राइम स्कीम बताई थी लेकिन निकाल के नहीं बताई थी, इसलिए मुझे ही नहीं याद है। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, दैट्स इट फॉर टुडे।